गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आपका राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय मूजियावा सांचौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि अपने कक्षा 12 की जो अनिवार्य हिंदी विषय है उनके बारे में पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं और उसमें अपन ने भाषा क्या है ये अपन ने पढ़ा। भाषा के कौन कौन से विविध रूप है वो अपन ने देखा था। इसके साथ साथ में अपन ने वर्ण विचार का जो बिंदु था उनको भी है जो अपन ने देखा था। तो आपके जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो भाषा, लिपि और व्याकरण, ये जो शब्द लिखा हुआ है तो अपन है जो आज लिपि के बारे में अध्ययन करेंगे। आज अपन अध्ययन करेंगे लिपि। सबसे पहली बात, लिपि किसे कहते हैं, फिर अपने हिंदी की कौन सी लिपि है, उस लिपि का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ, यानी आज जो हमारे समक्ष जिस प्रकार की लिपि है क्या वो पूर्व में ऐसी थी या किस प्रकार से धीरे धीरे विकसित होकर के आज जो हमारे सामने जो रूप है वो किस प्रकार से अस्तित्व में आया, किस किसने कौन कौन सा सहयोग दिया है, और उसके बाद में इस देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता क्या है, इसके बारे में अपन लोग है जो आज अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि इनसे पूर्व कक्षा में अपन ने भाषा से संबंधित पढ़ा था। राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, संपर्क भाषा क्या होती है, मानक भाषा क्या होती है, भाषा और बोली में क्या अंतर है, उसके साथ साथ में हिंदी की है जो संवैधानिक क्या स्थिति है, ये तमाम चीजें जो है जो अपन पढ़ चुके हैं। अब सबसे पहले लिपि कहते हैं किसे है, तो मैं लिखूं ध्वनियों के लिए निश्चित चिह्न या प्रतीक या ध्वनियों का लिखित रूप क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। यानी जैसे मैं क बोलता हूं और उस क के लिए ये एक चिन्ह जो है ये निश्चित है कि जैसे क बोलूंगा तो आपके दिमाग में एक छवि उभरेगी कि क जो है उसकी लिपि मतलब इसका जो चिन्ह है वो ये है। इसको क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे अगर मैंने कहा तो कहते हैं आपके मन में या इस प्रकार का जो संकेत जो है जो लिखित रूप है ये निश्चित है। कहते ही केवल इसी है जो सिंबल को बनाया जाएगा। ई कहूंगा तो इस प्रकार का सिंबल बनेगा, तो इसको कहते हैं लिपि। अब बात आती है कि अपने हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। हिंदी भाषा की लिपि, तो मित्रों हिंदी की लिपि है देवनागरी। कौन सी लिपि है, देवनागरी। आप जानते हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे अगर अपन बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी मित्रों रोमन लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है, रोमन लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं पंजाबी की, तो पंजाबी भाषा के लिए कौन सी लिपि है, गुरुमुखी लिपि है। कौन सी लिपि है, गुरुमुखी लिपि है।
अगर अपन बात करें उर्दू की, तो उर्दू के लिए है जो फारसी लिपि का उपयोग किया जाता है या फारसी लिपि में लिखी जाती है ना। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक भाषा की क्या होती है, एक लिपि होती है। जैसे अपने हिंदी की लिपि देवनागरी है, ये जो मैंने लिखा, ये जो बातें हैं ये सब की सब देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो हिंदी की लिपि अपने देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी की लिपि जो है वो गुरुमुखी है, और उर्दू की जो लिपि है वो फारसी लिपि है। इस प्रकार से प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिखने की शैली होती है या अपनी एक लिखने की लिपि होती है। अब बात आती है कि हिंदी की जो देवनागरी लिपि है इसका विकास कैसे हुआ। तो प्राचीन भारत में दो लिपियां थी। प्राचीन भारत में एक तो थी ब्राह्मी लिपि और दूसरी थी आपकी ख्रोष्टी लिपि। प्राचीन भारत में ब्राह्मी लिपि और ख्रोष्टी लिपि, अगर आप मित्रों इतिहास को आपने पढ़ा होगा, इतिहास विषय अगर आपके है तो आपने देखा होगा कि जो अशोक के शिलालेख थे, ठीक है ना, ईसा पूर्व में, उस समय में ये लिपियां है जो प्रचलित थी। धीरे धीरे इन्हीं लिपियों से यानी इस ब्राह्मी लिपि से किसका विकास हुआ, इस नागरी लिपि का विकास हुआ। अब मित्रों हुआ क्या कि इसका मूल नाम तो नागरी लिपि था, ठीक है ना, लेकिन आपको पता होगा कि संस्कृत जो है उस संस्कृत को है जो देव भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? देव भाषा, यानी वह भाषा जिसको देवता उपयोग करते थे। तो संस्कृत को जब देव भाषा कहा गया तो संस्कृत की भी लिपि ये नागरी थी, इसीलिए इस जो देव भाषा के लिए लिपि प्रयुक्त हुई उस लिपि को क्या कहा गया? देवनागरी लिपि कहा गया। ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ, इसको देवनागरी क्यों कहते हैं? और ऐसा भी एक मत है कि नागरी इसको इसलिए कहते हैं कि गुजरात के जो नागर ब्राह्मण थे उनके द्वारा विकसित ये लिपि थी, इसीलिए इसको है जो नागरी लिपि कहते हैं। लेकिन ये मत कोई ज्यादा मान्य नहीं है। फिर भी ये जो नागरी लिपि और इसको देवनागरी नाम इसलिए दिया गया या देवनागरी नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि देव भाषा जो संस्कृत है, और आपको मैंने ये पूर्व कक्षा में पढ़ाया था कि किस प्रकार से हिंदी की जो आदि जननी है वो कौन है? संस्कृत है। तो जो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, उस संस्कृत की लिपि भी नागरी थी और संस्कृत को देव भाषा कहते थे, इसीलिए इस लिपि को क्या कहा गया? देवनागरी लिपि कहा गया। अब इसके बाद में बात आती है कि देवनागरी लिपि में हिंदी के अलावा और कौन कौन सी भाषाएं हैं जो है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो मित्रों अपन बात करें तो इसके अलावा हिंदी तो है ही, हिंदी के अलावा मराठी जो है आपकी, मराठी के अलावा जो आपकी नेपाली है उसकी भी लिपि आपकी देवनागरी है। उसके अलावा संस्कृत तो है ही, संस्कृत के अलावा जो प्राकृत भाषाएं थी, प्राकृत, उसके बाद में अपभ्रंश है। ये जो तमाम मैंने भाषाओं के नाम लिखे हैं, इन सभी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। यानी देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है, मराठी भी लिखी जाती है, नेपाली लिखी जाती है, संस्कृत लिखी जाती है, प्राकृत लिखी जाती है और अपभ्रंश लिखी जाती है। बात आपको समझ में आई होगी कि जो लिपि है किसे कहते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। और ये राजभाषा
की लिपि भी देवनागरी है। ये अपन ने पूर्व कक्षा में पढ़ा था कि अनुच्छेद जो 343 है वो ये कहता है कि भारत की राजभाषा जो है वो कौन सी होगी, हिंदी होगी, और लिपि देवनागरी भारत की है जो राजभाषा के रूप में जो हिंदी है उसकी लिपि होगी। उसके बाद में बात आती है कि देवनागरी लिपि का विकास कहां से हुआ, तो प्राचीन भारत में, अरे मैं कह रहा था अभी आपको बताया था कि जो अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं उन शिलालेखों में अगर आपने पढ़ा होगा, अशोक के अभिलेखों में ही आपने पढ़ा होगा कि उस समय में ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और एक और थी जो अरेमिक लिपि जिसको कहते थे। तो उसी ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ, नागरी लिपि का विकास हुआ। एक मत यह भी चलता है कि यह जो नागर ब्राह्मणों द्वारा विकसित होने के कारण इसको नागरी लिपि कहा गया। देवनागरी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि संस्कृत को देव भाषा कहते हैं और संस्कृत के लिए इस लिपि का उपयोग होता था, या संस्कृत के लिए भी ये देवनागरी लिपि चलती थी, इसलिए इसको कहा गया देवनागरी लिपि। उसके बाद में बात आती है कि देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है, मराठी जो है आपके महाराष्ट्र में बोली जाती है, नेपाली जो है, संस्कृत है, प्राकृत है, अपभ्रंश है। ये जो संस्कृत है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, इनका विकास किस प्रकार से हुआ, इनका क्या विकास क्रम रहा है, उनसे किस प्रकार से अपभ्रंश से हिंदी का उद्भव हुआ है, ये तमाम बातें जो है ये अपन ने पूर्व कक्षा के जो वीडियो थे उनमें अपन ने बात कर चुके हो, वहां चर्चा हो चुकी है। उसके बाद में बिल्कुल आप इनको है जो व्यवस्थित रूप से लिखते जाएं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 12वीं कक्षा हिंदी अनिवार्य के जो भी विद्यार्थी हैं, भले वो कला वर्ग के हो, भले वो विज्ञान वर्ग के हो, कक्षा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मित्रों इनका जो विकास है देवनागरी लिपि का, वो लगभग है जो 8वीं सदी में, 8वीं सदी में गुजरात के शासक थे देवनागरी लिपि जो है वो 8वीं सदी में जो गुजरात जो आपका राज्य है वहां के राष्ट्रकूट जो शासक थे, ठीक है ना, उन राष्ट्रकूटों के समय में इनका है जो वर्तमान अस्तित्व आया, यह है जो ये पूर्ण रूप से विकसित हुई है। मित्रों अब ये बात होगी लिपि का इतिहास क्या था। देवनागरी लिपि का जो इतिहास था वो अपन ने देखा कि देवनागरी लिपि का कब से उद्भव हुआ, कौन सी लिपि से उद्भव हुआ और कौन देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। इन तमाम बातों में चर्चा करने के बाद में अब अपन पढ़ेंगे देवनागरी लिपि का विकास। देवनागरी लिपि का विकास एवं सुधार आंदोलन, यानी देवनागरी लिपि में सुधार के लिए समय समय पर जो प्रयास किए गए, उन प्रयासों के बाद में देवनागरी लिपि का जो विकसित रूप हमारे सामने आया, तो उसमें कौन कौन से प्रयास हुए वो है जो अपन पढ़ेंगे। तो प्रश्न ये अगर आ जाए कि देवनागरी लिपि का विकास क्या है, या देवनागरी लिपि के विकास को समझाइए या लिपि के विकास को समझाइए, तो आप ये लिखना कि देवनागरी लिपि में सुधार के लिए समय समय पर जो प्रयास किए गए उन्हीं को है जो क्या कहा गया, देवनागरी लिपि का विकास कहा गया। क्योंकि प्रश्न यहाँ 1 नंबर का 2 नंबर का बनेगा तो प्रश्न आ सकता है विकास।
तो आप इसमें ये लिखना कि देवनागरी लिपि में समय समय पर जो सुधार किए गए उसे देवनागरी लिपि का विकास कहते हैं। उसे जो देवनागरी लिपि का क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। यानी देवनागरी लिपि में धीरे धीरे किस प्रकार से जो कमियां थी, जो त्रुटियां थी, उनको सुधार करने के लिए और देवनागरी लिपि को मानक रूप देने के लिए समय समय पर विद्वानों के द्वारा, विभिन्न आयोग और कमेटियों के द्वारा जो प्रयास किए गए, उनको ही है जो क्या कहा जाता है? देवनागरी लिपि का विकास कहा जाता है। अब ऐसे कौन कौन से प्रयास हुए जिन्होंने है जो देवनागरी लिपि में है जो सुधार किए हैं और उसका परिणाम आज हमारे सामने है। तो सबसे पहले बंबई जो आपका राज्य था, बंबई के महादेव गोविंद रानाडे ने प्रयास किया। सबसे पहले मुंबई के महादेव गोविंद रानाडे ने इस देवनागरी लिपि में सुधार का है जो प्रयास किया। उसके बाद में मुंबई की जो साहित्य परिषद थी उसने भी प्रयास किया। और उसके बाद में महत्वपूर्ण है जो आपके महात्मा गांधी है, विनोबा भावे है, काका कालेलकर है, इन्होंने लिपि संबंधी प्रयास किया, लिपि को सुधारने का प्रयास किया। और काका कालेलकर ने काका कालेलकर ने अ की बारखड़ी की सिफारिश की। अ की बारखड़ी दी इन्होंने। बाद में है जो हालांकि आचार्य नरेंद्र देव समिति ने इसको है जो भ्रामक बता दिया, तो इन्होंने ये कहा कि ये बारखड़ी इस प्रकार से होनी चाहिए। ऐसे किसने दी थी? काका कालेलकर ने यह कहा कि ध्वनियों की संख्या को कम करने के लिए, वर्णों की संख्या को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अ की बारखड़ी है वो चलानी चाहिए। लेकिन बाद में जो आचार्य नरेंद्र देव, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन किया गया था, और उन्होंने जो लिपि में सुधार करते हुए इसको क्या बता दिया? भ्रामक बता दिया। ये अपन आगे पढ़ेंगे कि ये चीज ठीक नहीं है। तो अगर ये पूछ रहे कि लिपि सुधार में किन किन व्यक्तियों का योगदान है, तो आप महात्मा गांधी, इन्होंने भी प्रयास किया। विनोबा भावे, काका कालेलकर, इन्होंने है जो अपने इसमें है जो योगदान दिया। इसके बाद में ये
देखा अपन ने कि लिपि सुधार के लिए सबसे पहले मुंबई के महादेव गोविंद रानडे ने प्रयास किए, फिर काका कालेलकर ने जो प्रयास करते हुए अ की बारखड़ी है जो दी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, इन्होंने भी है जो प्रयास किया है। अपन बात कर रहे हैं हिंदी लिपि सुधार की, उसके बाद में है जो क्या स्थिति बनी देखते हैं अपन। एक विद्वान हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इन्होंने कहा कि पंचम वर्ण की जगह किसका प्रयोग करना चाहिए? अनुस्वार का। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। कैसे? जैसे ये मैंने लिखा, तो इन्होंने कहा कि आप ये जानते हैं कि न क्या है, पंचम वर्ण है और ये स्वर से रहित है, तो इसको है जो इस प्रकार से लिखना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कोई भी जहां जहां पर भी आज का आपको जैसे ये है, तो इसको है जो इस प्रकार से लिखना चाहिए। उसके बाद में 1947 में आचार्य नरेंद्र देव समिति, इसने जो क्या कहा, इन्होंने कहा पहले तो जो काका कालेलकर ने अ की बारखड़ी दी थी उसको है जो इन्होंने भ्रामक बताया। बारखड़ी को भ्रामक बताया। इसके अलावा इन्होंने संयुक्ताक्षर जो है आपके, इनको है जो वर्णमाला में शामिल किया। इनको है जो वर्णमाला में शामिल किया। और दूसरा इन्होंने ये कहा कि जो दो प्रकार से जो द्विविध जो वर्ण लिखे जाते हैं उनको है जो एक ही टाइप से लिखना चाहिए। मैं कुछ वर्णों को लिखने की कोशिश करता हूं, अगर आप पुरानी किसी पुस्तक को पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें है जो आपको वो दिखाई देंगे। जैसे आपने एक वर्ण ये पढ़ा होगा, इस प्रकार से, तो यह है जो अ है, तो उन्होंने कहा इसको है जो प्रयोग नहीं करके किसका होना चाहिए, केवल इसका होना चाहिए। दूसरा एक वर्ण आपने पढ़ा होगा ये भी क्या है, ज है। क्या है मित्रों? ज जो अपने को है जो भ टाइप का लगता है, ये पहले ज को जो है वो इस प्रकार से भी लिखा जाता था, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि इनको जो इस प्रकार से नहीं लिख करके इस प्रकार से लिखना है। साथ साथ में और भी वर्ण जैसे ख जो है वो पहले इस प्रकार से लिखा जाता था, तो उन्होंने कहा कि ख को ये लाइन है जो मिली हुई होनी चाहिए। फिर द है वो ऐसे लिखा जाता था, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं लिख करके ध को कैसे लिखना है, इस प्रकार से लिखना है। इसके अलावा भ को ऐसे लिखना है। इसके अलावा ल जो है आपका पहले ऐसा लिखा जाता था, तो उन्होंने कहा कि इसको है जो इस प्रकार से लिखना है। ये कुछ
बात है। इसके अलावा जो छ है ये नहीं, तो इसको पहले है जो ये नहीं करके सीधे यहां से जो रेखा खींच ली जाती थी। तो इस प्रकार के सुझाव इन्होंने किसने, आचार्य नरेंद्र देव समिति ने दिए। इसके बाद में जो ये है आचार्य नरेंद्र देव समिति, उसके बाद में भी समय समय पर विभिन्न लोगों ने इसमें है जो सुधार के प्रयास किए और इनसे संबंधित है जो उन्होंने अपनी बात को रखा। एक जो फारसी में क ख ग ज और फ, इनको है जो हिंदी में स्वीकार किया। और इसके अलावा जो अंग्रेजी में ओ होता है, उसके लिए हिंदी में है जो इस प्रकार जो अर्ध चंद्र बिंदु है उनका है जो अनुसरण किया है। जैसे डॉक्टर है, कॉलेज है। और ये मैंने आपको पूर्व कक्षा में पढ़ाया था कि ये जो ध्वनि है आपको कहां देखने को मिलेगी, जहां पर आपको विदेशी शब्द यानी अंग्रेजी के शब्द मिलेंगे वहीं पर आपको जो सिंबल का प्रयोग देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, इनका जो उच्चारण है वो अपने हिंदी में ओ और आ इन दोनों के बीच का है, न तो आ है न ओ है, ओ, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का जो उच्चारण है वो ये है। और इनका प्रयोग भी आपको कहां देखने को मिलेगा, इनका प्रयोग भी है जो आपको फारसी के जो शब्द होंगे उन फारसी के शब्दों में ही इनका है जो प्रयोग भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मित्रों कुछ और जो सुधार हुए, एक विद्वान हुए श्रीनिवास, उन्होंने ये सुझाव दिया कि जैसे अपन ये प्र लिखते हैं ना, तो उन्होंने कहा इसको है जो इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। जैसे अपन ये स्र लिखते हैं तो उन्होंने कहा कि इसको है जो इस प्रकार से है जो लिखा जाना चाहिए। हालांकि ये विद्वानों की अपनी सिफारिश थी, उनको लागू करना नहीं करना या वो लागू हुए नहीं हुए वो अलग चीज है, लेकिन इन लोगों ने है जो अपने मत या अपना सुझाव दिया। इसके अलावा एक सुझाव इन्होंने ये भी दिया कि जो महाप्राण ध्वनियां है, मैंने आपको ये पहले वर्णमाला में पढ़ा चुका हूं, अलग प्राण और महाप्राण, ठीक है ना। दूसरा और चौथा वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और उसके साथ में ये जो तीन ऊष्मा है ये, तो इन वर्णों को जो ये महाप्राण वर्ण है इन्होंने कहा कि इनका है जो त्याग कर देना चाहिए और इनको छोड़ करके अलग प्राण जो है उनके ऊपर कोई विशेष सिंबल बना देना चाहिए। इस प्रकार की भी इन्होंने है जो सिफारिश की थी। अब एक जो बात यहां पर आई थी कि पंचम वर्ण का है जो प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, तो मित्रों जैसे मैं यह लिखूं और अगर इसको इस प्रकार से लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मैं ये लिखूं तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि जो पंचम वर्ण है उसी का जो अगला वर्ण है उसी का पंचम वर्ण आना चाहिए। तो ये आगे है जो इसमें द है तो इसमें ये न आना चाहिए, ये ग है, ग का पंचम वर्ण ये होना चाहिए।
और इसका पंचमण है वो ये होना चाहिए। तो मित्रों आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर से मिलते हैं और ये लिपि वाले टॉपिक को पूरा करवाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मित्रों आपके कमेंट की हमें अपेक्षा रहेगी। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।